नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी, आपका सबसे भरोसेमंद न्यूज का साथी। खबरों की खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगले 1 घंटे में आपके साथ क्या क्या बातें होंगी ये बताने के लिए मैं आपको अपनी इस वीडियो वॉल पर ले आता हूं। हमारी ये समाचारों की वॉल है, वीडियो से चलती है और बताएगी आपको कि आज आपके लिए हम क्या क्या खास लेकर आए हैं। तो आज न्यूज़ की दुनिया में अक्सर हमने देखा है कि ऐसा होता है कि जो खबर बड़ी होती है वो लंबी भी होती है, मतलब वो एक दिन आती है लेकिन चलती कई दिनों तक है। आज हमारे पास ऐसी कई खबरें हैं। आज की हमारी पहली खबर है हैशटैग वाली क्रांति। जी हाँ, हैशटैग का जमाना है। नेपाल में सब कुछ बदल गया। वहाँ आज कोई ऐसा नहीं बचा जिसे देश का प्रतिनिधि या देश का शासक माना जा सके। इसके पीछे वजह है एक हैशटैग। इन दिनों पूरी दुनिया में बदलाव का दूसरा नाम हैशटैग बन चुका है। एक हैशटैग प्रचलित होता है और फिर ऐसी चक्की चलती है कि बड़े से बड़ा ताकतवर धूल चाटने लगता है। सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा हैशटैग इन दिनों बना हुआ है। राजनीति के साथ 36 का आंकड़ा रखने वाले हैशटैग का क्रिया विधान क्या है, ये भी आज अपने बुलेटिन में आपको विस्तार से मैं बताऊंगा। किसी देश के इतिहास में 40 घंटे क्या होते हैं? आमतौर पर कुछ नहीं, लेकिन इस सवाल का जवाब पहले जैसा नहीं है, क्योंकि दुनिया के नक्शे में नेपाल की जेनजी क्रांति घटित हो चुकी है। जो कुछ हुआ है वो बाय द जेनजी, फॉर द जेनजी एंड फॉर द जेन के लिए है। ये विचित्र किंतु सत्य कैसे घटित हुआ, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, समझाएंगे आपको आखिरकार वो चेहरे कौन से हैं जो इस जेनजी की क्रांति के हीरो बनकर निकल कर आए हैं। और हमारी तीसरी खबर एक अग्नि रेखा की है जो भारत के चारों ओर खींची जा रही है। ये अब नेपाल पहुंच चुकी है। इससे पहले ये कहां से निकली, कहां पहुंची और क्या भारत के लिए भी इसका कोई संकेत है, ये भी इस बुलेटिन में मैं आपको आगे बताऊंगा। विस्तार से खबरों को दिखाऊं उसके पहले देख लीजिए आज के नेपाल का ताजा अपडेट क्या रहा है। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन फूंक दिया। पगलाई भीड़ ने केपी शर्मा ओली का घर फूंक दिया। बागी जेनजी ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के सरकारी घर में आग लगा दी। राष्ट्रपति पौडेल के घर में घुसकर तोड़फोड़ मचाई। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को घर में घुसकर लहूलुहान कर दिया। नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा को घर में घुसकर घसीट कर पीटा। नेपाल के डिप्टी पीएम और वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल की बीच सड़क पर फिल्मी स्टाइल में पिटाई। डिप्टी पीएम विष्णु प्रसाद को बीच नदी में घेर कर पीटा। नेपाल के मंत्री के घर में आग लगाई, खूब नोट उड़े। खुमालतार में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड के घर में आगजनी। प्रधानमंत्री ओली की पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का दफ्तर फूंक दिया। तोड़फोड़ के बाद नेपाली कांग्रेस का दफ्तर आग के हवाले कर दिया। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद को दौड़ा कर पीटा। लोग चोर चोर चिल्लाते रहे। ओली हेलीकॉप्टर में बैठकर भाग निकले।
प्रदर्शनकारियों के गुस्से से डरकर मंत्री भी हेलीकॉप्टर से भागे। जिसने सीने पर गोली खाई उसने सड़क पर ललकार लगाई। चलते नेपाल में सड़क पर बगावत का शंखनाद। यानी नेपाल में जितने सफेद पोश हैं, नेता हैं, राजनेता हैं, आज कोई भी जनता के गुस्से से नहीं बच पाया। जेन जी ने चुन चुनकर सबके घरों को फूका, नेताओं को ढूंढा, उनको परेशान किया, उनको मारा पीटा। बहुत से नेता अब सेना की शरण में हैं। तो नेपाल में इस वक्त सत्ता भाग चुकी है। नेपाल का लोकतंत्र सुरक्षा के लिए सेना की शरण में है। नेपाली समय के मुताबिक रात 10 बजे से सेना ने देश को अपने नियंत्रण में ले लिया है। विश्वास नहीं होता लेकिन सच है कि 40 घंटे के भीतर नेपाल में सब कुछ बदल चुका है। देश की राजधानी और दूसरे हिस्सों में सब कुछ चल रहा है। क्रांति के नाम पर सड़क में घूम रहे जेन जी कई जगह क्रूरता की सारी हदें भी पार कर गए। इस बीच नेपाल पर सबसे ताजा अपडेट यह है कि नेपाल के सेना प्रमुख ने कुछ देर पहले देश को संबोधित किया है। प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए बुलाया है और शांति बनाने की अपील की है। राष्ट्रको सर्वोपरि हितको रक्षा गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। तसर्थ यस विषम परिस्थितिबाट राष्ट्रलाई शान्तिपूर्ण तवरले निकास दिनको लागि आन्दोलनरत समूहलाई आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगन गरी वार्ताको निमित्त आह्वान गर्दछौँ। दरअसल पिछले कुछ सालों में देखें तो भारत के कई पड़ोसी देशों में छोटी छोटी बातों पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं जो देखते ही देखते बगावत में बदल गए हैं और बगावत तख्ता पलट में भी तब्दील हो गई। ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हैं। ये बात मैं आपको इस नक्शे से अब समझाने की कोशिश करता हूं। ये भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है। यहां 2023 में बगावत हुई। नतीजा ये हुआ कि पूरे देश में उथल पुथल मच गई। इमरान खान जेल भेज दिए गए। अब वहां पर शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बेशक है लेकिन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के रहमो करम पर सत्ता चल रही है और वो चला रहे हैं। श्रीलंका में 2022 में बगावत हुई। सत्ता कुछ दिनों तक सेना के पास रही, फिर बाद में सेना ने सत्ता लोकतंत्र के हवाले कर दी। अभी कुछ दिनों पहले बांग्लादेश में हमने देखा, पिछले साल 2024 में यहां पर बगावत हो गई थी। शेख हसीना जो कि उस वक्त प्रधानमंत्री थी, उनको भागकर भारत आना पड़ा, शरण लेनी पड़ी। अब मोहम्मद यूसुफ वहां पर केयर टेकर सरकार चला रहे हैं। नेपाल का हाल आपके सामने है। बीते 48 घंटे में क्या हो रहा है लगातार एनडीटीवी इंडिया आपको दिखा रहा है। बगावत हो चुकी है सरकार के खिलाफ। सत्ता किसके हाथ में जाएगी इस वक्त कहना मुश्किल है। सिर्फ जितने प्रदर्शनकारी सड़क पर हैं एक ही बात कह रहे हैं कि सरकार को अब यूथ चलाएगा, जनता चलाएगी। जो तमाम सफ़ेद पोश हैं उनके हवाले हम वतन को नहीं कर सकते हैं। खास बात यह है कि मैंने नक्शे पर ये जितने भी देश दिखाए इनमें सत्ता परिवर्तन के बाद ऐसी सरकारें बनी हैं जो या तो चीन का समर्थन करती हैं या फिर अमेरिका का। बांग्लादेश में तख्तापलट के लिए अमेरिका पर आरोप लगा लेकिन वहां की सरकार चीन के करीब दिखाई पड़ती है। श्रीलंका को भी चीन के प्रभाव में माना जाता है। नेपाल पर भी चीन का ही प्रभाव रहा है अभी तक। पाकिस्तान इसका एकमात्र अपवाद है जो चीन और अमेरिका दोनों के करीब दिखाई पड़ता है। नेपाल का घटनाक्रम बड़ा है, चिंता में डालने वाला है। अचानक सोशल मीडिया में कुछ हैशटैग ट्रेंड होते हैं, सड़क पर युवा उतर आते हैं, वो देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री के घरों में घुस जाते हैं और फिर सरकार का प्रमुख राजधानी छोड़कर भाग जाता है। देश एकदम से अनाथ हो जाता है। हैशटैग वाली इस क्रांति का एक परीक्षण हमने तैयार किया है। ये आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। ध्यान से देखिए और अपने शुभ चिंतकों को समझाइए क्योंकि लोकतंत्र में रहने वाले हर आदमी के लिए ये बेहद जरूरी है।
मिस्र 2021 #Jan25। यूक्रेन 2014 #Euromaidan। श्रीलंका 2022 #GoHomeGota। पाकिस्तान 2023 #ReleaseImran-Khan। बांग्लादेश 2024 #KotaReform। साल अलग अलग, देश अलग अलग, हैशटैग अलग अलग, लेकिन एक बात पर हैशटैग ने सत्ता पलट दी। हर मुल्क में सरकारी ताकतें देखती रह गई और जनता सत्ता पर भारी पड़ गई। मिस्र हो, यूक्रेन हो, श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो, पहले हैशटैग ने जनता की नाराजगी को आवाज दी। इसके बाद लोग सड़क पर उतरे और फिर जो सत्तानशीन थे उन्हें गद्दी से उतरना पड़ा। इस बार नेपाल में भी यही हुआ। नेपाल में जेन ज़ी का विद्रोह थमा नहीं है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़कर निकल चुके हैं, लेकिन युवाओं के आक्रोश की आग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के घर को खाक करने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। जो कुछ घंटे पहले तक मंत्री थे वो सड़कों पर पीटे जा रहे हैं। भीड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल के घर पर हमला किया, उनके घर में आग लगाई तो उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार की जलकर मौत हो गई। नेपाल में युवाओं के इस विद्रोह की सुगबुगाहट 4 सितंबर को शुरू हुई, जब नेपाल की सरकार ने कानूनी शर्तों का पालन न करने का हवाला देकर 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। इसके खिलाफ युवाओं, खासकर जेन ज़ी का गुस्सा सुलगने लगा। इसी बीच नेपाल में पाबंदी से बचे टिकटॉक पर 5 सितंबर से 2 हैशटैग नेपोकिड और नेपोचाइल्ड ट्रेंड करने लगे। इस हैशटैग के साथ ऐसे पोस्ट डाले जाने लगे जिनमें नेताओं के बच्चों की लग्जरी लाइफ और आम लोगों की खस्ता हाल जिंदगी की बातें होती। ये पोस्ट वायरल होते गए और लोगों का सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया। इस बीच 7 सितंबर को 2 और हैशटैग सोशल मीडिया पर लहराने लगे। ये हैशटैग नो मोर करप्शन और वेक अप चैलेंज। इन हैशटैग्स के जरिए 8 सितंबर को संसद के पास विरोध प्रदर्शन की अपील की गई। लोग जुटे और फिर ऐसा बवाल हुआ कि हिंसा में 19 लोगों की मौत हो गई और करीब 500 लोग घायल हो गए। इस विरोध को देखते हुए नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाई गई पाबंदी हटा ली, लेकिन नेपाल जलता रहा। प्रधानमंत्री और बाकी मंत्री इस्तीफा देकर निकल गए, लेकिन विरोध की आग अब भी जल रही है। नेपाल की इस जेन ज़ी क्रांति का चेहरा है सुदन गुरुङ। 36 साल के इस नौजवान ने अपने एनजीओ हामी नेपाल के जरिए लोगों के इस हैशटैग आंदोलन को गति दी और बगावत हो गई। इस आंदोलन का दूसरा फेस है बालेन्द्र शाह, जिन्हें बोलचाल में लोग बालेन शाह कहते हैं। बालेन काठमांडू के 15वें मेयर हैं और साथ ही मशहूर रैपर भी हैं। साल 2023 में टाइम मैगजीन ने बालेन शाह को टॉप 100 उभरते नेताओं की सूची में शामिल किया और नेपाल के युवाओं का एक वर्ग चाहता है कि सत्ता की बागडोर अब बालेन संभाले। नेपाल में बगावत से लेकर ओली सरकार के तख्ता पलट तक में जितनी बड़ी भूमिका युवाओं की थी, हैशटैग की भूमिका उससे कम नहीं है। अगर ये कहा जाए कि हैशटैग ने सरकार पलट दी तो शायद ये भी गलत नहीं होगा। वैसे हैशटैग क्रांति से सत्ता परिवर्तन सिर्फ नेपाल में नहीं हुआ, उदाहरण और भी हैं। मिस्र में साल 2011 में अलेक्जेंड्रिया पुलिस की पिटाई से खालिद सईद नाम के युवक की मौत हो गई थी। इसके बाद इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि 30 साल से राष्ट्रपति की कुर्सी पर काबिज होस्नी मुबारक को गद्दी छोड़नी पड़ी। इस क्रांति के पीछे था हैशटैग Jan25 और आंदोलन का चेहरा थे 30 साल के वालेन खोयम, जो गूगल के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थे, और उनके साथ थी यूथ मूवमेंट से जुड़ी 25 साल की अस्मा महफूज। इसी तरह 2014 में यूक्रेन में भी बड़ा आंदोलन हुआ। तब राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से इनकार कर दिया था। इसके खिलाफ बगावत हुई तो राष्ट्रपति यानुकोविच को देश छोड़कर भागना पड़ा। इस बगावत की जमीन तैयार करने में हैशटैग यूरोमेडन की बड़ी भूमिका थी। आंदोलन का चेहरा थे 32 साल के मुस्तफा नायम। श्रीलंका में साल 2022 में आर्थिक संकट गहराया तो बवाल शुरू हुआ और यह देखते ही देखते बगावत में बदल गया। बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी के बाद
गोटाबाया राजपक्षे को राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस दौरान एक हैशटैग गो होम गोटा ट्रेंड कर रहा था। इसके पीछे थे श्रीलंकाई डॉक्टर पथुम कर्नेल। इसी तरह पाकिस्तान में 2023 में बड़ा बवाल हुआ। वजह थी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी। इसके बाद इमरान के समर्थकों ने ऐसा बवाल काटा कि पाकिस्तान जल उठा। बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और इमरान खान तब से गिरफ्तार हैं। इमरान समर्थकों को एकजुट करने में हैशटैग रिलीज इमरान खान ने बड़ी भूमिका निभाई। इस आंदोलन का चेहरा खुद इमरान खान थे। बांग्लादेश ने भी पिछले साल ही हैशटैग वाली बगावत देखी। स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए आरक्षण का विरोध कर रहे युवाओं ने वहां आंदोलन शुरू किया। इसके बाद ऐसा बवाल भड़का कि शेख हसीना की सत्ता चली गई। उन्हें भागकर भारत आना पड़ा। बांग्लादेश में जितने दिन हिंसा और आगजनी होती रही, हैशटैग कोटा रिफॉर्म ट्रेंड करता रहा। बांग्लादेश की इस बगावत का चेहरा रहे 26 साल के नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद। अगर बगावतों के पीछे एक कॉमन फैक्टर हैशटैग है, तो एक कॉमन फैक्टर हेलीकॉप्टर भी है। चाहे श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे गोटाबाया राजपक्षे हों, चाहे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना हो, या नेपाल के प्रधानमंत्री रहे केपी शर्मा ओली, तीनों ने मुल्क छोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर का ही सहारा लिया। नेपाल में संसद जल गई, सुप्रीम कोर्ट जल गए, प्रधानमंत्री, मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और मंत्री, सरकारी दफ्तर सब कुछ या तो तोड़ दिए गए या फिर आज जला दिए गए हैं। नेपाल में सत्ता और सिस्टम के नाम पर आज कुछ भी नहीं है। आज अगर नेपाल से किसी को बात करनी हो तो उसे वहां पर कोई नहीं मिलेगा। ये बहुत विचित्र है, लेकिन सच में यही स्थिति है। ऐसे माहौल में एनडीटीवी इंडिया की हमारी सहयोगी सिक्था देव नेपाल की पार्लियामेंट के भीतर पहुंची, वो पार्लियामेंट जिसको आज जला दिया गया। भीड़ के आगे लोकतंत्र कितना असहाय हो जाता है, इसे समझिए और याद भी रखिए। ये सीधी तस्वीरें हैं नेपाल के संसद भवन परिसर की, जहां पर ये जलते हुए वाहन, जो सुरक्षा बलों के जो वाहन थे वो जलाए गए। प्रदर्शनकारी आज दोपहर संसद परिसर में घुस आए और उन्होंने इस पूरे बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया। आप देख सकते हैं पूरा धुआं धुआं हो चुका है ये परिसर। और ये संसद भवन था नेपाल का, जिसको एक तरह से इन लोगों ने घेराव किया और इसको जला दिया। लगातार नाराजगी रही प्रोटेस्टर्स की, प्रदर्शनकारियों की, नेताओं से, मौजूदा सरकार से, प्रधानमंत्री से। और जैसा कि खबर आ चुकी है कि प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया है और शायद वो देश छोड़कर जा भी रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से तबाह हो चुका है ये संसद भवन का परिसर। और अभी भी यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो घूम रहे हैं और अंदर हैं और हर एक कोने में जाकर वो देखना चाह रहे हैं। देख रहे हैं अभी भी वहाँ पर आगे अगर आप देखें तो वो पूरा जो एरिया है उसे आग के हवाले कर दिया गया और वो जल रहा है। कागज़ देखिए बिखरे पड़े हैं, कागज़ पानी में बिखरे पड़े हैं। सरकारी जो कागजात होते हैं संसदीय कार्रवाई की, वो भी हवा में उड़ाते हमको प्रदर्शनकारी दिखाई दिए। और बहुत खूबसूरत हुआ करता था ये संसद भवन का जो पूरा बिल्डिंग है, जो प्रेमिसेस है, और अब ये आग के हवाले कर दिया गया। धुआं धुआं है ये और जल कर एकदम राख हो चुका है। पूजा, अगर आप यहाँ आएँ और दिखाएं, अंदर अभी भी आग जल रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, संसदीय कार्रवाई के लिए बहुत सारे पेपर्स होते हैं, कागजात होते हैं, इसीलिए वहाँ पर आग जल्दी से लग सकती है। आगे आप देख सकते हैं जो आगे का एरिया है, वहाँ पर प्रदर्शनकारी अभी भी दिखाई दे रहे हैं और ये संसद भवन पूरी तरह आग के हवाले कर दिया गया है। तो ये कुछ अंदर की तस्वीरें हैं जो बयां कर रही हैं कि कितना गुस्सा प्रदर्शनकारियों में रहा होगा नेताओं के खिलाफ और उनके व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ, कि उन्होंने हर एक सरकारी बिल्डिंग को तबाह करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं चुना। और हर एक कमरा संसद भवन का जल चुका है। कारपेट्स यहाँ दिख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस हैं, जो फ़ैन हुए होंगे, जो एसीज हुए होंगे, कंप्यूटर, सारे वो या तो बर्बाद हो गए हैं या वो खींचकर बाहर निकाल दिए गए हैं। पूजा, अगर हम आगे चलें और देखें, वहाँ पर जो सुरक्षा बलों की जो गाड़ियाँ
कि उनको भी आग के हवाले कर दिया गया और बहुत ज़्यादा यहाँ पर धुआं है, आप आंखें नहीं खोल पाएंगे। और ये जो आगे का लॉन है पूजा, अगर आप वहाँ पर कैमरा पैन कर सके, देखिए अभी भी बड़ी तादाद में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो वहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर जो सुरक्षा बल है वो यहाँ से भाग चुके हैं और एक तरह से यहाँ जश्न मनाया जा रहा है कि हमने जो सोचा था वो हमने करके दिखाया है। तो नेपाल के छात्रों ने, युवाओं ने, जेनजी ने जो सोचा वो उन्होंने 48 घंटे में करके दिखाया। इसके क्या मतलब है, क्या और भी ताकतें इसके पीछे थी? आइए इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में। ब्रह्मा चरानी जी, जाने माने सामरिक मामलों के विशेषज्ञ, और साथ में अमित दुबे जी जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं। और अमित दुबे जी को मैंने खास तौर पर इस चर्चा में जोड़ना चाहा और उसकी वजह सिंपल हैशटैग है। ये हैशटैग वाली क्रांति है और हैशटैग से सरकारें बदल सकती हैं, ये सिर्फ हम बीते कुछ सालों में देख रहे हैं। तो ब्रह्मा सर, मैं आपकी इजाज़त से पहले मैं अमित जी से बात कर लेता हूँ, एक सवाल लेना चाहूँगा। अमित साहब, ये बताइए, ये हैशटैग में इतना उद्वेलन क्यों हो जाता है? हैशटैग के नाम पर कहाँ से हज़ारों लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं? सबसे पहले हमें समझना होगा कि सोशल मीडिया अभी सिर्फ एक एंटरटेनमेंट या इंफॉर्मेशन शेयरिंग का मीडियम नहीं है, ये प्रजातंत्र का पांचवा खंभा हो गया और इसकी महत्ता साबित हो गई इस आंदोलन के बाद कि यदि कोई उस खंभे को डिस्टर्ब करेगा, बैन करना चाहेगा, तो आंदोलन इस हद तक उग्र हो सकता है कि सरकारें गिर जाएं। इस चीज का मैसेज बाकी देशों को भी इसी शिद्दत के संग गया होगा। जहां पर भी लोग सोचते हैं कि बैन करने से सोल्यूशन होगा, बैन करना सोल्यूशन नहीं रहेगा। रेगुलेट कर सकते हैं आप, जैसे कि आप नेपाल में भी देखेंगे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के थ्रू एक पहले गाइडलाइन पास की और उसके तहत 7 दिन का नोटिस दिया गया कि लोग वो सारे कार्रवाई करें, पर सारे सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज ने उस चीज को सीरियसली नहीं लिया और उसके बाद बैन सारे प्लेटफॉर्म कर दिए। 26 के 26 प्लेटफॉर्म बैन कर देना, अचानक से चोक कर देना है, क्योंकि आज का जो जेनजी है, जो आज का युवा है, उसके लिए। अमित जी, एक बात बताइए मुझे, पूरा देश तो सोशल मीडिया पे नहीं होगा, पूरा देश तो स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा, हैशटैग का इस्तेमाल भी कुछ ही लोग जानते होंगे जो स्मार्टफोन पर हैं। तो ये कहना कि ये जो क्रांति है या ये जो तख्ता पलट है हैशटैग वाला, ये पूरे देश की राय है, क्या ये ज्यादा नहीं है? नहीं, देखिए, आप किसी भी क्रांति में जो युवा होता है ना, वही प्रमुख भूमिका निभाता है और युवाओं को ड्राइव करने में सोशल मीडिया सबसे ज्यादा प्रमुखता से चलता है। हैशटैग की सिर्फ बात नहीं है, कंटेंट की भी बात है। आपने देखा कई सारे ऐसे वीडियो बनाए गए थे पहले जो सोशल मीडिया पर ये साबित कर रहे थे कि योगी सरकार कितनी करप्ट है, उसके जो बाकी लोग हैं वो कैसे अय्याशी के संग जी रहे हैं। ये सबने इग्नाइट किया, ये एकदम से नहीं हुआ। सोशल मीडिया के थ्रू लगातार पिछले 1 साल से चल रहा था कि इतना करप्शन हो चुका है और उस करप्शन की इंतहा हो चुकी है, वो भरा हुआ था युवाओं में। और उसके बाद आप सोशल मीडिया बंद करते हो, जबकि यहाँ नेपाल के काफी सारे लोग विदेशों में रहते हैं, काम करते हैं, उनके लिए जो कम्युनिकेशन का चैनल है वो व्हाट्सएप ही है, उनके लिए जो कम्युनिकेशन का चैनल है वो इनमें से ही सारे प्लेटफॉर्म, तो वो भी सफोकेट हो गए कि आप ऐसा कैसे। आप जो बात कह रहे हैं ना अमित जी, ये बिल्कुल ठीक पॉइंट दे रहा है कि मैं ब्रह्मा सर को इस चर्चा में ले आऊं। ब्रह्मा सर, आप अमेरिका के जितने ऐप्स थे उनको बैन किया गया, टिकटॉक ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, जो कि चाइनीज ऐप है, वो चल रहा था। आप हम सबसे ज्यादा जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं, क्या चीन के साथ नेपाल की दोस्ती अमेरिकी कंपनियों को पसंद नहीं आई? इस समय एक्सटर्नल रोल का क्या रहा नेपाल में, इसके बारे में कोई क्लियर एविडेंस नहीं है, मगर जो कुछ हुआ है नेपाल में ये अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि नेपाल की जो डेमोक्रेसी के साथ जो एक्सपेरिमेंट रहा है नेपाल का, शुरू से उस एक्सपेरिमेंट ने इंस्टेबिलिटी पैदा की है, अनरेस्ट पैदा की है। मगर जो पिछले 2 दिन में हुआ है नेपाल में, इस तरह का वायलेंस और लॉलेसनेस और अनार्की कभी पहले नेपाल में नहीं हुआ है। इस समय जो सिचुएशन नेपाल में इतनी गंभीर है कि नेपाल एक फेल्ड स्टेट बन सकता है और भारत के इंटरनल सिक्योरिटी पर एक बहुत ही बड़ा धक्का लग सकता है, क्योंकि नेपाल के साथ भारत का जो बॉर्डर है एक ओपन बॉर्डर है। राइट। तो जो कुछ नेपाल में हो रहा है इस समय, उसका असर इंडिया में भी पड़ेगा। तो इस तरह का जो अनार्की दिखाई दे रही है नेपाल में, ये भारत के हित में बिल्कुल नहीं है और भारत को ये सोचना पड़ेगा कि ये जो ओपन बॉर्डर है नेपाल के साथ, उस बॉर्डर को कैसे चेंज किया जाए, क्योंकि एक तरफ तो
सोशल कांटेक्ट से पर नेपाल ब्रह्मा और सर भारत के बीच में। पर ब्रह्मा सर, सॉरी बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ, क्या ये कह देना कि केवल ये छात्रों का आंदोलन है, क्या ये इतना काफ़ी है या वाकई में इसमें इंटरनेशनल फोर्सेस इन्वॉल्व रही होंगी? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। नेपाल बहुत छोटी सी कंट्री है, सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग वहाँ पे कंज्यूमर हैं, और ऐसे में सरकार को हिला देना गिरा देना बड़ा आसान था इन बड़ी बड़ी विदेशी ताकतों को। जहां तक चीन की बात है, चीन की जो प्रो चाइना सरकार थी केपी शर्मा ओली की, वो चाइना के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रही, क्योंकि ओली ने लगातार इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है नेपाल में उसको कम करने की कोशिश की, और कुछ हद तक वो सक्सेसफुल रहे। भारत का जो इन्फ्लुएंस है नेपाल में वो घट गया है। तो चीन तो नहीं चाहता था कि वहां पर रेजिम चेंज हो। तो दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका इन्वॉल्व था, जैसे बांग्लादेश में इन्वॉल्व था अमेरिका बांग्लादेश रेजिम चेंज में। अब इसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है कि अमेरिका पॉसिबली इन्वॉल्व था नेपाल में। बात यह है कि जब केपी शर्मा ओली ने अचानक ये 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया, उससे क्या हुआ कि जो इतने सारे नेपाली लोग रहते हैं बाहर, नेपाली वर्कर्स, करीब 26% नेपाल की इकोनॉमी, नेपाल की जीडीपी, ये जो रेमिटेंसेस आते हैं बाहर से जी, नेपाली वर्कर्स के जो भेजते हैं पैसे वापस, वो 26% नेपाल की जीडीपी और रेमिटेंसेस पर बेस्ड है। और करीब आधे जो हाफ नेपाली फैमिलीज हैं, मतलब 50% नेपाली फैमिलीज नेपाल में है, उनके रिश्तेदार बाहर रहते हैं। तो जब ओली ने सडनली इस तरह का बैन लगा दिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, वो क्या हुआ कि इन परिवार का जो कांटेक्ट था, जो कम्युनिकेशन था अपने रिश्तेदारों के साथ, वो ठप हो गया। तो उससे क्या है कि पब्लिक एंगर बहुत खड़ा हुआ, और जो वायलेंस हुआ है, जिस तरह से ये अनारकी हुई, जिस तरह से स्टेट सिंबल। चिलानी साहब, एक लास्ट क्विक क्वेश्चन का जवाब मैं आपसे और चाहूंगा, इसके पहले हम इस चर्चा को वाइंड अप कर रहे हैं। वो ये कि क्या आपको लगता है कि मोनार्की वापस आ रही है, ये उसकी शुरुआत है? क्योंकि बहुत से छात्र नारे लगाते हुए दिखाई दिए कि हिंदू राष्ट्र के साथ जो छेड़छाड़ की गई वो बिल्कुल भी हमको मुनासिब नहीं लगा। ये इंटरेस्टिंग सवाल आप उठा रहे हैं, क्योंकि भारत ने 2 गलतियां की नेपाल के मामले में। एक, यूपीए सरकार ने नेपाल के मोनार्की को हटाने की एक कंस्पिरेसी खड़ी की, जिससे कि ये मोनार्की गिरी और कम्युनिस्ट सत्ता में आए। दूसरी गलती मोदी सरकार के अंडर हुई, जब इंडिया ने एक ब्लॉकेड लगाया नेपाल के खिलाफ। अब इन दोनों गलतियों से भारत के हित काफी सफर हुए। अब अगर मोनार्की आती है वापस या नहीं आती है, ये तो नेपाल की जनता डिसाइड करेगी जी। मगर मोनार्की cannot be a solution to Nepal's problems. राइट। आप पानी पीजिए। आई एम सॉरी, मैं बीच में आपकी आवाज़ फंस रही है, पानी पीजिए। शुक्रिया अमित जी आपका और ब्रह्मचर्यानी सर आपका इस बातचीत के लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो सोशल मीडिया की ताकत कितनी बड़ी हो सकती है, ये नेपाल के इस 2 दिनों की घटना ने दिखा दिया है। दुनिया में ऐसे आंदोलन कम ही होंगे जिन्होंने 36 घंटे के भीतर सरकार बदल दी हो। चीन का तिएनमेन स्क्वायर याद करिए या मिस्र का तहरीर स्क्वायर याद करिए, वैसा ही हिंसक आंदोलन नेपाल के इतिहास का सबसे हिंसक आंदोलन है, जहां पे इतने लोगों की जान चली गई, जहां पे इतने बड़े बड़े लोगों के घरों को जला दिया गया। लेकिन ऐसे क्रांतिकारी आंदोलन के कर्णधार अपना रील का मोह भी छोड़ नहीं पाए। इंटरनेट और सोशल मीडिया वाली पीढ़ी जेनजी के आंदोलन की एक खास पहचान रही है रील। जिस आंदोलन में लोगों की जान जा रही हो, जहां एक देश के प्रतिष्ठान जल रहे हो, वहां प्रदर्शनकारी आंदोलन को छोड़कर रील बना रहे हो, यह सिर्फ नेपाल में दिखा। काठमांडू जल रहा है, लेकिन क्रांति के नाम पर उसे इस हाल में पहुंचाने वाला जेन जी विनाश के बीच नाचते हुए रील बना रहा है। उसके ठीक पीछे जलते हुए मकान के सामने काउंटर फोन सेल्फी का क्रम जारी है।
फिर और आगे बढ़िए तो नेपाल पुलिस के जलते हुए ट्रक के सामने खड़े होकर रील बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। एक आंदोलनकारी ने अपनी रील के लिए नेपाल के ध्वज को प्रॉप बनाया और बढ़िया पोज देकर एक अच्छी सी रील तैयार कर ली। जबकि आगे पीछे ऊपर नीचे विनाश ही विनाश पसरा था। आंदोलनकारी जब सड़कों पर आए तो बैंड बाजे के साथ, लेकिन इसके बीच भी रील और वीडियो तैयार करने का काम जारी था। आंसू गैस के गोले छूट रहे हैं, आंख नहीं खुलती लेकिन रील नहीं रुकती। एक सज्जन तो रील बनाने में ऐसे मशगूल थे कि उन्हें पानी की मोटी धार की परवाह नहीं थी। उड़ गए हवा में। इन्होंने अपने लिए लाइफ टाइम रील का निर्माण कर लिया होगा। जब प्रदर्शनकारियों पर गोली वर्षा हो रही थी तब भी रीलबाज अपने कार्यक्रम में लगे थे। जब गोली लग गई तब भी रील के निर्माता निर्देशक ने कट नहीं बोला। अब देखिए विनाश की तस्वीरों के साथ एक नहीं, दो नहीं, 5-5, 6-6 मोबाइल एक साथ कंटेंट क्रिएशन में लगे हैं। रील बनाने की जिद उन्माद में बदल गई है। अच्छे बुरे का फर्क खत्म है, बस कैमरे में वो कैद करना चाहते हैं जो यूनिक कंटेंट बन सकता है। आंदोलन के एक नेता अस्पताल से निकलकर सड़क पर भाषण देते हैं। काफी ऊर्जा से भरपूर हैं। सीने पर गोली खाने का दावा कर रहे हैं। सीने पर और मुंह पर गोली लगने की बात भी कही गई। यहाँ भी उनके चाहने वाले रील और सेल्फी वीडियो बनाने में मशगूल दिखे। डिप्टी पीएम के घर को लूट लिया गया, उसे आग के हवाले कर दिया गया, लेकिन यहाँ भी लोग जेब से कैमरा निकालकर रील तैयार करते दिखे। शायद इसलिए क्योंकि यहाँ पर दावा यह किया गया कि घर के बाहर नोटों की बारिश हुई थी। भला इससे यूनिक विजुअल किसी रीलबाज को कहां मिलेगा। सड़क पर आगजनी हुई। एक जेनजी प्रदर्शनकारी ने हाथ में पोस्टर तानकर प्रचार सामग्री तैयार कर ली। पूरे आंदोलन के दौरान न जाने कितने टीवी डेटा तैयार हुआ होगा और वो सब इंटरनेट के तारों पर पूरी दुनिया में दौड़ रहा है। जगह जगह डाउनलोड हो रहा है। लोग घंटी जैसी आकृति दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपदा में अवसर साहसी की पहचान माना जाता था, लेकिन आपदा में खुद को चमकाने और पैसा कमाने के लिए रील तैयार करने वालों को क्या कहा जाएगा? इसके लिए भी जेन ज़ी की डिक्शनरी में कोई न कोई शब्द जरूर होगा जो आगे पीछे की पीढ़ियों को समझ नहीं आएगा। आज काठमांडू में जब केपी शर्मा ओली अपना घर छोड़कर निकले तो उन्हें सेना के हेलीकॉप्टर से एक्सट्रैक्ट किया गया, यानी बाहर निकाला गया। ओली के वीडियो ने 2 और तस्वीरों को ताज़ा कर दिया। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा था। वहां यानी ढाका में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुई क्रांति तख्ता पलट में बदल गई थी। उस क्रांति का चेहरा भी नई उम्र के लड़के थे जिन्होंने बाद में नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को देश की सरकार की कमान सौंपी थी। इसी तरीके से श्रीलंका में भी 13 जुलाई 2022 को जनता ने सत्ता परिवर्तन को जन्म दिया था। यहाँ पर सरकार का आर्थिक मिसमैनेजमेंट भारी पड़ा था। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भारत के 3 पड़ोसी मुल्कों की राजनीतिक नियति एक जैसी दिखी। क्या इसमें भारत के लिए भविष्य के कोई संकेत है? और आइए अब रोज की तरह देख लेते हैं आज का विचार, यानी हमारा सेगमेंट आज करे सो आज कर में। आज का विचार है, इंसान अपने खून की शुगर तो जांच करवाता है, अगर अपने जुबान की कड़वाहट की भी जांच करवा ले तो सारी समस्याएं ही खत्म हो जाएंगी। इसी नोट पर आज मेरे साथ खबरों की खबर में इतना ही। शुभ रात्रि।